मेरी पहचान है, मेरे चुपते सवाल। दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा, होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा, पूछूंगा सबसे सख्त सवाल। हक वो सच है मेरी आवाज, इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूं। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। इससे पहले कि अपनी 3 मेहमानों का मैं तारुफ़ कराऊँ और कुछ अहम तरीन सियासी मामलात उनके सामने रखूँ और उनकी राय लूँ, एक बहुत अहम ख़बर है और ये यकीनन सबके लिए बाइस शर्म भी है और बाइस तशवीश भी है और इंसानियत के नाते इसकी अहमियत भी है। देखिए, एक तरफ आपके जो निगरां हुकूमत है जिसका ये मैंडेट नहीं है कि वो काम कर रही है जिसका वो मैंडेट नहीं है। बहुत सारे काम हैं, उनमें एक काम मैं अभी आपके सामने ला रहा हूँ और वो ये है कि आप अरबों रुपए के तरक्याती फ़ंड जो हैं वो निछावर कर रहे हैं और उसके लिए आपने एक कमेटी भी बना दी है और ना कि इस वक्त पार्लियामेंट है, ना इस वक्त लोकल बॉडीज़ है, निगरां हुकूमत का ये काम है ही नहीं, लेकिन अरबों रुपए की आप तरक्याती फ़ंड की इजरा कर रहे हैं। अब इसके ऊपर बहुत सारे शकूक हैं कि इन फंड्स का जब इस्तेमाल होगा तो कितने लोगों के जेबों में क्या कुछ जाएगा, जो कि आपका मैंडेट ही नहीं है। अब मैं आता हूँ कि जो इनका मैंडेट है, जो इनको करना चाहिए, वो क्या है। इस वक्त पाकिस्तान से जो बाहर मुख्तलिफ कौंसलेट हैं, एम्बेसडर हैं, एम्बेसी है, वहाँ पे कई डिपार्टमेंट्स काम करते हैं। फॉरेन ऑफिस के भी लोग होते हैं, इंटेलिजेंस के भी लोग होते हैं और पासपोर्ट एंड इमिग्रेशंस के भी लोग वहाँ काम कर रहे होते हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को, चाहे उनका ताल्लुक यूएसए में मुख्तलिफ कौंसलेट से है या दूसरे ममालिक में है, उनको 9 महीने से, कुछ को 9 महीने से, कुछ को साल से तनख्वाह तक नहीं दी गई है, न मेडिकल अलाउंसेस दी गई है, न दूसरे अलाउंसेस दिए गए हैं और वो पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के अंडर काम करने वाले दूसरे ममालिक में, इंक्लूडिंग यूएस है और दूसरे ममालिक हैं, दूसरे जो स्टेट्स हैं, उनके अंदर कौंसलेट के अंदर ये अभी भी पाकिस्तान की इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट का काम तो कर रहे हैं। बहुत से लोगों के साथ फैमिलीज़ हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं। जाहिर है कि बहुत लिमिटेड अमाउंट है इनकी सैलरी का, क्योंकि पाकिस्तान ज़्यादा सैलरी नहीं देता है, लेकिन आप तसव्वुर करें कि 9 महीने से 1 साल तक पासपोर्ट इमिग्रेशंस के लोगों को तनख्वाह नहीं मिली है, न मेडिकल अलाउंस मिला है, न सैलरी मिली है, तो वो लोग किस तरीके से इतनी ऐसी जगह पर जहाँ पर अमेरिका जैसी जगह हो या दूसरे बैरूनी ममालिक हो, किस तरीके से अपने बच्चों को तालीम देंगे, किस तरीके से अपने घर का खर्च करेंगे। बहुत से लोग रेंट पे रह रहे होंगे तो वो किस तरह से करेंगे। ये फॉरेन ऑफिस की और कौंसलेट की और एम्बेसडर की ये एक अच्छी बात है कि जो फंड उनको रिलीज़ हुआ है उस फंड में से कुछ पैसे वो देते हैं, कंपनसेट करते हैं इनको, लेकिन ये बहुत नाकाफ़ी है। और मैंने जब ये मालूमात ली और इमिग्रेशन एंड पाकिस्तान पासपोर्ट को राब्ता किया, फाइनेंस मिनिस्टर को राब्ता किया, मैंने प्राइम मिनिस्टर निगरां को राब्ता किया कि कितना बड़ा जुल्म है कि यहाँ तो पाकिस्तान की आवाम पैसे के लिए मर रही है, महंगाई से मर रही है, बेरोजगारी से मर रही है, दवाई से मर रही है,
रेंट, बिजली और गैस के बिलों से मर रही है, वहाँ आप अरबों रुपए, जो आपका मैंडेट नहीं है, आप जो है वो एक कमेटी बनाकर खर्च कर रहे हैं। एक तरफ तो ये हाल है, दूसरी तरफ उन लोगों का जो पाकिस्तान से बाहर जाकर पाकिस्तान में इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट की अहम तरीन जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उन लोगों को, उन मुलाजमीन को आप 9 महीने से लेके 1 साल तक की तनख्वाह अभी तक नहीं दिया है। तो जब हम मालूमात करते हैं, जब उनको राब्ता करते हैं, तो वो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। दूसरी तरफ मैं एक और बहुत अहम बात आपको बता दूं कि तकरीबन कोई 45 बिलियन रुपीस पासपोर्ट एंड डिवीज़न, ये जो इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट है, उसने ये पैसा हुकूमत वक्त को दिया है। क्या उसमें से चंद, यानी 45 अरब वो दे रहे हैं, तो क्या वो 3-4 अरब रुपए इस पासपोर्ट इमिग्रेशन के मुलाजमीन को के लिए, उनकी तनख्वाहों के लिए आप नहीं दे सकते? और ये तरक्याती फंड्स के लिए अरबों रुपए आप दे रहे हैं, जो हक है, जो कमा के आपको दे रहे हैं, आप उन पर खर्च नहीं कर रहे। और अब उनको टारगेट किया गया है 55 से 60 अरब का पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन को, जो 75,000 पासपोर्ट रेगुलर बुनियादों पे काम करके बना रहे हैं, आपको रेवेन्यू दे रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और वजीर आज़म की इस पे कोई तवज्जो नहीं है। बार बार उनको ख़त लिखा जा रहा है। मैं किसी वक्त वो तमाम चीज़ें जो मुख्तलिफ कौंसलेट से ये जो रिक्वेस्ट भेजी गई है पासपोर्ट ऑफिस, और पासपोर्ट ऑफिस से मुख्तलिफ रिक्वेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भेजी गई है, वो भी किसी वक्त ऑन एयर करूँगा। आज सिर्फ अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। काश अगर आर्मी चीफ ये सुन रहे हैं, काश वो अरबाब इख्तियार अगर ये सुन रहे हैं, वज़ीर आज़म ये सुन रहे हैं, फेडरल सेक्रेटरी फाइनेंस ये सुन रहे हैं, और जो निगरां के केयर टेकर जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो सुन रही हैं, तो खुदा के लिए इन लोगों को, जो मुलाजमीन हैं, जो आपको 45 अरब रुपए देते हैं, उन लोगों को चंद अरब रुपए देकर उनकी तनख्वाह दें, ताकि वो अपनी घर और अपने बच्चों की फ़ीस और अपनी ज़िंदगी बाहर तरीक़े से गुजार सके। ये थी चंद बातें। आइए इस वक्त जो हम गुफ्तगू करेंगे वो सियासी जमातों की लिविंग प्लेइंग फील्ड की बात है, निगरां हुकूमत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे इल्ज़ामात की बात है। सियासी जमातें मफाहमत की बात तो कर रही हैं, लेकिन उनमें शदीद इख्तिलाफ आ रहा है। ये मुफाहमत अपने मफादात के लिए तो करती हैं। इमरान खान के ख़िलाफ़ जब इत्तेहाद की ज़रूरत पेश आई तो तमाम सियासी जमातें इक़्तिदार के लिए अदम एतमाद लाकर इक़्तिदार में इत्तेहाद तो किया, लेकिन आज कौमी मसले पर, मुल्की मसले पर, माशी मसले पर, अवाम के मसले पर, अवाम के मसाइल को हल करने के लिए जब इनको इत्तेहाद की बात की जा रही है, तो ये कोई बैठने को तैयार नहीं है, बल्कि बदतरीन एक दूसरे पे संगीन इल्ज़ामात लगाया जा रहा है। और ऐसा लगता है कि ये इलेक्शन पाकिस्तान का वाहिद इलेक्शन है जो इलेक्शन होने से पहले ही मुतनाज़ा हो चुका है। यहाँ पर वसी तर कौमी मफाद में नहीं सोचा जा रहा है, अपने मफादात में सोचा जा रहा है। कोई कह रहा है चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म आ रहा है, कोई कह रहा है बिलावल वज़ीर आज़म आ रहा है, कोई कह रहा है कि इत्तेहाद बनाया जा रहा है, इत्तफाक किया जा रहा है। ऐसी सियासी जमातों में जो माजी में शदीद इख्तिलाफ का शिकार रहीं, कल के दुश्मन आज के दोस्त हो रहे हैं, कल के दोस्त आज के दुश्मन हो रहे हैं, लेकिन कौमी मफाद में नहीं, मुल्की मफाद में नहीं, अवामी मफाद में नहीं, बल्कि अपने इख्तदार के मफाद में। इस इशू पे बात करेंगे। हमारे साथ 3 अहम गेस्ट हैं और उनसे बात करेंगे। जनाब हमारे साथ हैं सेनेटर जाहिद खान साहब, सीनियर सियासतदान हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मियाँ अतीक शेख तजिया निगार, आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर ज़फ़र अली शाह साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब सेनेटर जाहिद खान साहब, आपसे बात शुरू करूंगा, क्या कहेंगे सर? जी देखिए डॉक्टर साहब, आपने जो
बात की केयर टेकर्स की, ये हकीकत आपने कौम के सामने रखा कि इस जो हुकूमत है उसके तो ये मैंडेट ही नहीं है। ये किसने इसको ये मैंडेट दिया कि ये तरह के फंड जारी करे और किसको करे और किसको ना करे। बदकिस्मती इस मुल्क में कोई भी आता है वो अपने अपने लिए सोचता है, अपने लिए देखता है। और ये इस वक्त जो सूरत हाल है, मतलब वो अयाशियों में है। वो जिस काम के लिए आए वो काम की तरफ तो उनके अंदर तवज्जो है ना, उनको जरूरत है उसको देखने के लिए। वो तो कहते हैं अपना वक्त गुजारो, ठीक हो, बस आयाशिया करो। ये जो कुछ कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे तो समझ नहीं आते कि ये इख्तियार इनको किसने दिया। और कल अगर कोई इस मुल्क में कोई इलेक्शन होता है और कोई आवाम के सही नुमाइंदे के बड़ा मुश्किल है कि कोई सही नुमाइंदे आते हैं और वो इनसे ये पूछते हैं कि भाई ये पैसे कहाँ गए, ये किसने किस इख्तियार के तहत आपने इसको खर्च किया। आपको आईन इसकी इजाजत देते हैं, आपको कानून की इसकी इजाजत देते हैं। जब आपको ये इजाजत इख्तियार नहीं तो आपने किसे दिया? तो क्या उससे कोई पूछा जाएगा, उससे कोई एहतिसाब किया जाएगा? मेरे ख्याल में मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि डॉक्टर साहब आपको पता है कि जब ये केयर टेकर आया तो बड़ी जी दावे हो गए, जी हमने डॉलर नीचे ले आया, पेट्रोल कम किया। वो डॉलर फिर आसमान पे छुप के जा रहा है, इसलिए कि तो काम ही ये नहीं है। जिन लोगों ने करना था उनके आशीर्वाद से जो कुछ थोड़ा बहुत कुछ हुआ वो फिर भी ठप होके रह गया। अब यही सूरत हाल जो आपने बता दिया, ये हमारा इसी तरह मेरे सूबे में लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रहे। जो आपकी मुलाजिमीन है, सरकारी मुलाजिमीन है, वो कहते हैं उनको कि हमारे पास तनख्वाहें नहीं है। और जो थोड़े बहुत काम डेवलपमेंट के हो रहे थे आवाम के लिए वो भी बंद हो चुके हैं, क्योंकि वो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। तो फिर मुझे नहीं पता कि ये कमेटी किस चीज के लिए बन रही है और ये फंड किधर से आए और ये फंड किधर ये खर्च करेंगे, ये मैंडेट इनके पास क्या है, मुझे तो यही समझ नहीं है। क्योंकि जब भी कोई पैसा खर्च होता है तो एक गवर्नमेंट को होते हैं, उसकी पार्लियामेंट होता है, उसकी मंजूरी होती है, उसके आके जाके ये होते हैं। तो ये तो एक केयर टेकर आए हुए हैं और ये बैठे हैं और इसलिए बैठे हैं कि ये इलेक्शन करा के इलेक्शन कमीशन के साथ मावनत करे कि जो भी उनको जरूरत हो करे। तो ये यहाँ पे तो अजीब सा अल्लाह इस मुल्क के हाफिज है। क्योंकि मुझे ये इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस नहीं ले रही है सर। अब आप ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस नहीं ले रही है। और दूसरी बात ये है कि जी सियासी जमातें जो हैं वो आपके कौमी मफाद की बात तो कर रही हैं, लेकिन एक दूसरे पे संगीन इल्ज़ामात आ रहे हैं। और ये इलेक्शन तो सर आज जितना मुतनाज़ा ये इलेक्शन अभी से हो चुका है, तो ये बताइए अगर यही हाल रहा और इलेक्शन तक हम पहुँचे तो कौन इस इलेक्शन को मानेगा? बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं आपसे मुतफिक हूँ। सबसे तो बड़ी बात है कि इस इलेक्शन को मानेगा कौन, एक बात। दूसरी बात यही है कि जिस तरीके से आपने बात की, ये सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपने मफादात की बात करते हैं, उसको ये सोच ही नहीं है। हालांकि इनको ये सोच आना चाहिए कि ये मुल्क रहेगा तो ये इक़्तिदार में भी आएंगे और अपोजिशन भी आएंगे। लेकिन बदकिस्मती आप सही कह रहे हो कि ये अब एक बात के लिए कि इस मुल्क को इस बहरान से कैसे निकाले, उसके लिए कभी इकट्ठे नहीं होते। इत्तेहाद बन रहे किसके लिए? आप ये सीट दे देंगे, मैं आपको वो सीट दे दूंगा, और फिर इसी तरह की वो एक इलेक्शन होगा जिससे आप बात सही कह रहे हो कि लोग इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये क्या इसको का। और इलेक्शन कमीशन तो रूम चल रहा है, बंसी बजाए जा रहे। इलेक्शन कमीशन का ये काम है, ये जो ट्रांसफर, ये पोस्टिंग और ये जो फंडिंग हो रही है, ये इसके पास इख्तियार है। इस वक्त सारे इख्तियार जो मुल्क का है वो इलेक्शन कमीशन के पास होते हैं, क्योंकि टेकर के पास नहीं होते हैं। लेकिन आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन की चाबी किधर से चलती है और कैसी चलती है, ये अभी मुझे खुद समझ नहीं आती है। कि ये इलेक्शन कमीशन है कि कभी कहता है कि ये हल्काबंदियों में हमने ये रद्द बदल किया। भाई आपने जो काम किया वो गलत ही किया। अगर उस हुकूमत ने जो पिछले 2 दिन पहले जब उसकी हुकूमत खत्म हो रही थी, असम्बलियाँ खत्म हो रही थी, उसने सेंसस पे अपने CCI की मीटिंग बुला के दस्तखत करवा दी, वो एक बदनीति थी और वो बदनीति आज तक चल रही है और इलेक्शन कमीशन उसका शिकार हो रहा है। यही है, हम अल्लाह बस इस मुल्क को सलामत रखे और आगे जो कुछ काई नजर आ रही है, मुझे तो कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि इस मुल्क को इस बहरान से कौन निकाल सकेगा। ये हमारे मौजूदा सियासतदान तो मुझे
नजर नहीं आ रही कि ये इसको बहुत सही निकाल बात सकेगी। कर दी, मौजूदा सियासतदान नहीं निकालेंगे। 16 इत्तेहादियों पार्टी की 16 महीने की 11 सियासी जमातों की 16 महीने की हमने हुकूमत देख ली, 85 की काबीना की। जनाब सेनेटर जफर अली शाह साहब बड़े सीजन पॉलिटिशियंस हैं सर, माजी में कई इलेक्शंस आपने देखे हैं। बड़ा इस वक्त बात की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत जो है वो बी टीम हो चुकी है और वो जो है सिर्फ एक सियासी जमातों को प्रोमोट कर रही है, बाकी सियासी जमातों को काम करने नहीं दिया जा रहा है, उनको लेवलिंग प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है, उनको दीवार से लगाया जा रहा है। तो फिर सर अगर ऐसे ही हालात रहे तो फिर इलेक्शन का क्या होगा, उसके बाद क्या होगा सर? डॉक्टर साहब आपकी बड़ी गहरी नज़र है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और भला हो आपका कि आपने बैरूनी सफारत खाने और जो मिशन है उनमें क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में। इससे ज़्यादा और क्या हो कि वहाँ पर हमारे मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल रही। तो इससे आप ये अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कितने खूबसूरत अंदाज में दुनिया में जा रही होगी या दुनिया में चल रही होगी। डॉक्टर साहब, हमसे मुराद हम मर गए हैं, हम जिंदा मुर्दा हैं, हम मुर्दा हैं पड़े हुए। जिस मुल्क का आइन ना हो डॉक्टर साहब, जिस मुल्क में आइन की धज्जियां उड़ा दी गई हों, पूछने वाला कोई ना हो, और पूछने वाला जो अदारा है, क्योंकि इस वक्त तो हर अदारा बिखरा पड़ा है, हर अदारा जो है उसके तड़छे पड़छे हुए हैं। किसी अदारे की कारकर्दगी कोई समझ नहीं लग रही पाकिस्तान के अवाम को कि ये अदारे क्या कर रहे हैं। आपने इलेक्शन की बात की और आपने खुद बता दिया कि कितना डिस्प्यूटेड इलेक्शन है ये इलेक्शन। पहली बात तो है डॉक्टर साहब, ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा, माफी चाहता हूं, ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और अगर ये हो गया तो जिस तरह आपने खुद फरमाया कि ये डिस्प्यूटेड है, इस इलेक्शन को कौन मानेगा। आपने एक बड़ी पार्टी के लीडर को और बड़ी पार्टी के कारकुनों को आप रात को ऐसे पकड़ते हैं जैसे कसाई बकरे को पकड़ता है और उसको ले जाता है। ये क्या हो रहा है? मैं अलफन कहता हूं आपको और उन ताकतवर लोगों को भी कि खुदा रहा देखेंगे, अपने मुल्क के बड़ा प्यारा मुल्क है, बड़े अच्छे लोग हैं अदारों में भी। खुदा रहा कुछ खौफ का है खुदा का। कब तक जिएंगे और कब तक अपने जाती इन्वेस्टेड इंटरेस्ट जो है आप उसकी खातर आप मुल्क को और मुल्क के अदारों को और मुल्क की कदरों को, इकदार को आप कुर्बान करते रहेंगे। खुदा के लिए खुदा का खौफ खाएं। आप मुल्क को बड़े बड़े गहरे गढ़ों में लेके जा रहे हैं। यहां से आने वाली नस्ल या हमारे लोग या आप लोग इसको कैसे निकालेंगे? ये नहीं निकल सकेगा। चीखे मारते हैं लोग, रो रहे हैं अब, घरों में भी, दुकानों में भी, बारों में भी, दरबारों में भी। कोई खुदा का खौफ खाने के लिए तैयार नहीं है। और फिर ऊपर से जो आपने फॉरेन पॉलिसी की बात कर दी, बड़ा अच्छा किया आपने कि हम लोगों को ये तो बता सकेंगे कि क्योंकि लोग अमूमन आप पूछते हैं कि हमारी हुकूमत कौन सी है, ये जिसका जिक्र आपने किया है, जो निगरान है या मेहरबान है। और ये फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, फिलिस्तीन के साथ बड़ी ताकतें जाकर वहां पर खुद बनफ से नफीस, यानी शर्म आनी चाहिए कि अगर बड़ी वीटो पावर के मुल्क के लोग, उनके बरसर इक़्तिदार सदर और वज़ीर आज़म, वो वहां पर जाकर खुद बमिंग करते हैं। और आज भला उनका 4 घंटे की उन्होंने बड़ी मेहरबानी की है कि 4 घंटे में वो भी हम, ताकि अद्वियात वगैरह कोई पहुंच सके। क्या करते हैं डॉक्टर साहब, अल्लाह जानता है।
अब तो ना कोई टीवी पे बात करने का दिल करता है और ना बात सुनने को दिल करता है जी। तो डॉक्टर साहब ये बड़ी सख्त मायूसी है कौम में, और मायूसी इतनी बड़ी एक इतनी बुरी वायरस है कि ये कौमों को ले डूबती है। खुदा रहा कौम पर को रहम खाएं। सियासी जमातें पता नहीं किस नशे में है वो भी। 16 अभी आप फरमा रहे थे कि 16 महीने की उनकी कारकर्दगी कौम ने देख ली, और फिर ऊपर से आपने कहा कि फॉरेन मिशन को तनख्वाहें नहीं जाती। फॉरेन मिशन का अगर एम्बेसडर, हमारे मुल्क के प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जो इश्तिहारी मुजरम जिसको कहते हैं, उसको अगर सलूट मारकर वो सी ऑफ करता हो तो उस मुल्क के सफारत खानों के साथ यही होगा। खुदा रहा किस किस अदारे की डॉक्टर साहब बात करेंगे, आप तो बड़ी गहरी नजर रखते हैं। ठीक है। और ये भी बता दूं मैं आपको कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के इंटेलिजेंसिया, पाकिस्तान के प्रेस से भी बड़ा खफा है, रंजीदा है। लोग दौड़ दौड़ कर जा रहे हैं वो सोशल मीडिया की तरफ। क्यों? कुछ तो बात है। क्यों अदम एतमाद हो रहा है? क्यों एतमाद शेक हो रहा है कौम का अदारों से, बमाए आपके अदारों के? इसलिए खुदा का खौफ खाएं। पता नहीं क्या करेंगे, ये कौन करेंगे, ठीक है, लेकिन सर अगर बकरा सही है, अगर बकरा मोटा ताजा होगा तो कसाई तो पकड़ेगा ना सर उसको। किसने कहा मोटा ताजा? कहाँ मोटे ताजे हैं? अब तो बकरों में खून भी नहीं रहा। कौन से मोटे ताजे बकरे हैं डॉक्टर साहब? चले जनाब, सेनेटर मर रहे लोगों को मियां अतीक साहब से भी पूछ लूं मौजूदा सूरत हाल पे क्या कहते हैं। जी मियां अतीक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। ओके, तो देखिए पहले तो मैं जैसा कि अभी शाह साहब ने फरमाया और जाहिर खान साहब भी बैठे हैं और आप भी, हम सब जो पूरी कौम इस वक्त है वो तजब्जुब के आलम में है। और हर जगह हर हलके में, चाहे वो कोई रेडी वाला हो, वो कोई मोची हो, वो कोई आम आदमी हो, कोई रक्षा चलाने वाला हो, और दूसरी तरफ कोई ग्रेड 22 का अफसर हो या कोई जर्नैल हो या कोई वजीर हो या कुछ भी हो, सब इस वक्त में एक बात कर रहे हैं कि आखिर होने क्या जा रहा है। इस वक्त कौम पूरी ये बात कर रही है कि होने क्या जा रहा है। भाई इलेक्शन हो रहे हैं, तारीख दे दी गई है, इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यकीन कीजिएगा डॉक्टर साहब, हर जी शऊर इंसान वो ये समझ रहा है कि इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सर यही है कि जो काम हो रहे हैं, चाहे वो हमारी सूबाई हुकूमत जो पहले आई, अब नहीं, ये बाद में नहीं, जो पंजाब की है, वो कैसे रुकी, वो क्या कर रहे हैं, वो अपने मैंडेट की बात कर रहे हैं। तो अब तो फेडरल में भी सब कुछ वैसा ही होगा ना सर। और फिर जब हम एक स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं और वो गुजर जाता है और आगे से आगे बात करने चलने लग जाती है, तो जो हम अगर जरा माजी पर थोड़ी सी नजर डालें तो हम सब मुत्तफिका तौर पर इस बात की तरफ जाएंगे कि शायद वही होने वाला है जो आज से पहले होता रहा है। सिर्फ फर्क क्या होगा सर, जैसा कि आज आईटी का दौर आ गया, आज टेक्नोलॉजी का दौर आ गया, आज चीजें बदल गई हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई शक्ल तो बदलेगी, तस्वीर के कोई ना कोई और पहलू सामने आएंगे। तो सर मैं तो यही कहूंगा, अगर इलेक्शन किसी तरह हो भी जाता है तो ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मुतनाज़े इलेक्शन होगा। और ये ऐसा इलेक्शन है कि हर पार्टी जो हारेगी वो आज से ही, या जो भी, मतलब मैं तो ये कहूंगा शायद ये तमाम पार्टियां इस वक्त में वो इस बात पर मुत्तफिक है कि मैं नहीं मानता ये इलेक्शन को। तो जिस रिजल्ट को आपने मानना ही नहीं है, उस इलेक्शन को करा के आप क्या लेंगे, नंबर 1। दूसरा, जैसा कि अभी कहा गया, कोशिश की गई चीजों को बेहतर करने की, लेकिन किस हद तक हुई? बिल्कुल दुरुस्त बात है कि डॉलर को कंट्रोल किया गया और सबको मालूम है कि वो कैसे हुआ। जब तक पेशावर में
डॉलर कंट्रोल रहा, काफी हद तक चीजें बेहतर थी। अब वो नहीं हो रहा है, अब फिर डॉलर बढ़ रहा है। वो वक्ती तौर पर हुआ ना। तो सर तीसरी बात ये है कि ना सिर्फ ये आपको एक इदारे के बारे में, एक ऑर्गेनाइजेशन के एक उसके सेल के बारे में ये कहा गया है, और क्या मैं तो खुद ये सुनकर हैरान हूं सर, ये वो इदारा है जो पासपोर्ट वाला ये मुल्कों में अपनी कौम के लिए ये एक किस्म के वो सर्विस प्रोवाइडर हैं। दे आर नॉट मनी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, दे आर नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। आज नादरा और पासपोर्ट ये दो हमारे मुल्क के सबसे बड़े प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस बन गई हैं। और ये क्यों किया गया है सर? ये इसीलिए कि आवाम से नचोड़ लो जितना नचोड़ना है। आईडी कार्ड हर शख्स का जो शहरी है उसका हक है। क्या उसको एक आईडी कार्ड बनाने के लिए हजारों रुपए देने पड़ चाहिए? आई एम वेरी सॉरी। तो सर जो ये इन सब बातों में बात निकलती है कि हम हुकूमत वक्त की अगर बात करें, मौजूदा हुकूमत की बात करें, तो जिस तरफ को वो जा रहे हैं वो सबको नजर आ रहा है। और जितनी इन्वॉल्वमेंट हमारे दोस्तों की, हमारे कुछ ऐसे अहबाब की बढ़ती जा रही है, एंड इट इज गोइंग टू बी अ पर्सनैलिटी क्लैश एज वेल। और मैं ये समझता हूँ उन सब चीजों के जो कसूरवार हैं वो हमारे मुल्क के जो सियासतदान हैं, जो पार्टियां हैं, जो एक किस्म के ग्रुप्स बने थे पहले, उसमें चाहे 11 पार्टियां हो, कुछ अलग हो गए, कुछ एक दूसरे के सामने आ गए। वो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो उनका मुफाद क्या है क्या नहीं है, वो सबको पता है, लेकिन इस तरह से अगर वो एक दूसरे के खिलाफ बात करेंगे और इलेक्शन को मुतनाज़े बनाएंगे तो फिर डॉक्टर साहब मैं अपने तौर पर मैं कुछ ज्यादा नहीं जानता, लेकिन फिर भी जितनी अल्लाह ताला ने अकल शऊर दी है, समझ दी है, उसके मुताबिक आने वाला वक्त हमारी कौम के लिए ज्यादा मुश्किल से मुश्किल हो रहा है और गरीबों की जिंदगी और ज्यादा अजाब होगी। इसका मतलब है इलेक्शन मसाइल का हल नहीं है, बल्कि इलेक्शन फसाद की जड़ बनेगा। मैं मान नहीं सर, सबकी बातें यही हैं। मुझे एलेबोरेट करने दीजिएगा। मसाइल का हल है अगर आप उसको इलेक्शन के तरीके पर लेकर जाएं तो। अगर एक बात करूंगा जी मियां साहब देखिए इलेक्शन ही हर चीज का हल है, लेकिन कौन से इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं? मैं फिर वहीं आऊंगा जो एक इतना मुतनाज़े इलेक्शन है कि अभी हुआ भी नहीं। तो बदयांती और मुतनाज़ा जी दुरुस्त दो बातें इकट्ठी हैं। मैं फुल्ली एग्री करता हूँ आपकी इस बात पे, और वो सब चीजें नजर आ रही हैं। इलेक्शन को एक डायरेक्शन की तरफ लेकर जाया जा रहा है, लेकिन एक बात सर मैं आज आपको ये बता दूं कि जिनसे भी हमारी बात हो रही है, अभी वो खुद भी तमाम हमारे दोस्त, हमारे भाई जो मुतमईन नहीं है। वो खुद ये समझ रहे हैं कि मियां साहब की होने जा रहे हैं, सानू आप नहीं पता लग रहा। तो जब उनको नहीं पता लग रहा कि जो सब काम कराने वाले हैं, तो फिर जनाब डॉक्टर साहब मुझे आपको क्या नजर आएगा और क्या पता लगेगा? अभी तो उनके जी प्लीज। ठीक है, असल में मसला ये है कि फिर इस जुमले को इस तरह कह देते हैं कि अगर गैर शफाफ इलेक्शन हुए तो फिर तो वो मसाइल की जड़ बनेगा, और अगर शफाफ इलेक्शन हो गए तो वो मसाइल का हल हो जाएगा। सही है सर, ये जुमला मेरा ख्याल है सही है। सेनेटर जफर अली शाह साहब भी आ रहा। यस, अगर क्या है, अगर मगर वाली बात नहीं है, नजर आ रहा है शीशे की तरह सामने कि क्या हो रहा है और क्या होगा। अच्छा, इसका मतलब है कि क्या होगा, बहुत खराब हालात होंगे। मैं अर्ज करता हूं डॉक्टर साहब, बड़ी सीधी सी बात है और बड़ी ओपन बात है कि दो बड़े गोश्त खौफ जिसको कहते हैं, इनका टकराव है आपस में। एक तरफ उन जमातों का और उन लोगों का, उनको खौफ खा गया है कि शायद इमरान खान आ जाएगा तो हमें खा जाएगा, और दूसरी तरफ इमरान की पार्टी को खौफ है, और वो जायज खौफ है कि उनके घरों में जाकर उनकी ख्वातीन को घसीटा जा रहा है और उन पर मुकदमे बनाए जा रहे हैं। ये दो खौफ हैं जिनका टकराव है आपस में। इन दोनों खौफों को आप कैसे खत्म करेंगे? बताएं मुझे, कोई बड़े से बड़ा फिलासफर बताए कि इन दो खौफ को खत्म कैसे किया जाए। भाई ये खौफ को ऐसे खत्म कर दिया जाए, खौफ को ऐसे खत्म कर दिया जाए कि इमरान को प्लेइंग फील्ड दे दी जाए और गिरफ्तारी ना की जाए नाजायज लोगों की। मुझे मरवाने लगे हैं। मैं खौफ की बात कर रहा हूं, खौफ, डर
मैं उसकी बात कर रहा हूं। चले सर, एक छोटा सा ब्रेक, मैं आता हूं, एक छोटा सा ब्रेक ले बात करता हूं आपसे, छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। मैं आ जाता हूं सर, दो तीन चीज़ें हैं। अपना हमारे सेनेटर जाहिद साहब कि देखें, ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त मौजूदा हालात ऐसे हैं मईशत के और अवामी बदतरीन मसाइल है। डॉलर ऊपर गया, नीचे लाया गया, फिर ऊपर जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, आपके IMF से मुआहदे भी हैं, उसके बावजूद जो है वो हालात सही नहीं हो रहे हैं। तो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहा यह जा रहा है कि कोई भी एक सियासी जमात पाकिस्तान को इन मसाइल से नहीं निकाल सकती। एक दूसरी तरफ ये भी सामने आ रहा है कि किसी सियासी जमात को जो ज़मीनी हक़ाइक़ है वो सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं मिलेगी। दो, तीसरा ये है कि ये सियासी जमातें कहा जा रहा है कि ये मफाहमत कौमी जो मफाद में मफाहमत करके मुल्क को मसाइल से निकालें। चौथा, और इलेक्शन साफ और शफाफ हो, अवाम जिसको वोट देते हैं वो हुकूमत करे। लेकिन हम देखते हैं सर, 16 महीने की जो हुकूमत है वो उस हुकूमत में तो तमाम सियासी जमातें मौजूद थीं और उसको मियाँ नवाज शरीफ साहब एक लिहाज से कहा जाता है, जो उनके मुखालिफिन हैं, मैं उनको कोट कर रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पंजाब वो लंदन से चला रहे थे और आसिफ अली जरदारी साहब जो इस हुकूमती इत्तेहाद के सबसे अहम शराकतदार थे, वो कहते थे कि फेलियर है इस हुकूमत का, शहबाज शरीफ ने फेल किया, इसका मतलब है मियाँ नवाज शरीफ ने भी फेल किया। तो अब आइंदा कौन सी इत्तेहादी हुकूमत पाकिस्तान को इन मसाइल से निकाल सकेगी सर? यही तो मिनिस्टर होंगे, यही लोग तो आपके पार्लियामेंट में होंगे। डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही बात की। सबसे तो पहले बात ये कि डॉक्टर साहब, आपको याद होगा जमहूरियत का इस तरह हुआ कि जब केयरटेकर आए तो डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश की और नीचे आना शुरू हो गया था। और आपको याद होगा कि यहाँ तक खबरें आ रही थी कि इस जगह में इतने अरब डॉलर और इतने अरब पाकिस्तानी रुपये, और रावलपिंडी का तो आपने कहा था कि एक टाइकून है जिसके बेसमेंट के नीचे पता नहीं कितने अरब रुपए भी है और डॉलर भी है। आखिर में उसका क्या हुआ? वो पैसा कहाँ गया? कौन लेके गया? और वो जो आपने ये हुंडी वालों के लिए रास्ता तंग किया था और आप छापे लगा रहे थे और मनी एक्सचेंजर्स को पकड़ रहे थे, वो फिर क्यों दब गई? वो बात, वो काम फिर शुरू हो गया। वो जो लोग जो पकड़े गए थे वो कहाँ हैं? जो लोग पकड़े गए हैं, ईरानी तेल में कई सियासतदान पकड़े गए, इंतजामिया के लोग पकड़े गए, हुंडी एंड हवाला में कई लोग पकड़े गए, डॉलर की स्मगलिंग में कई लोग पकड़े गए, वाटर एंड लैंड जो करप्शन में कई लोग पकड़े गए। तो वो लोग हैं कहाँ सर? वो लोग कहाँ हैं सर? और वो पैसा कहाँ है? और जिन लोगों ने पकड़ा वो कहाँ है? वो जो हमारी एजेंसीज या जो भी हमारे इदारे हैं वो कहाँ है? गैब, सारी बातें गैब हो गई। कोई बात नहीं, कान से कान तक नहीं आ रही है कि जी उस पर कोई अमल हुआ नहीं हुआ, अगर अमल नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और वो लोग गए किधर? वो जो कर रहे थे वो किधर गए और जो पकड़ रहे थे वो किधर गए? यानी अजीब सा इस मुल्क का अजीब सा तमाशा लगाया हुआ है, अजीब सा तमाशा है कि इतने खबरें आ रहे थे, आपको याद होगा, और आपने यही था कि जी डॉलर को नीचे लेके आएंगे, 200 तक लेके आएंगे, डॉलर फिर हवा में चला गया। तो हम यही समझते हैं कि ये कर कौन रहा है कि जिस मुल्क में ये भी पता न चला हो कि हुकूमत चला कौन रहा है, मुल्क चल कैसे रहा है और चलाने वाले कौन है, तो उसका आप क्या तवक्को करेंगे कि उसमें क्या आपको नजर आएगा और सही चलेगा। और जहां तक आपने पॉलिटिकल पार्टीज की बात की सर, वो हर एक अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही है, उसके लिए कौम का कोई हम दर्द नहीं है। वो तो कहते हैं कि बस इक्तिदार में आए। ये इक्तिदार में जिस तरीके से आपने कहा कि 16 महीने जो हुआ या जो उससे 3.5 साल पहले जो हुआ, वो सारों के सारों ने अपने आयशिया किए, किसी ने मुल्क के लिए और कौम के लिए नहीं सोचा।
और मुझे तो आइंदा भी खौफ आ रहा है कि क्या आइंदा के लिए भी ऐसा होगा। अभी जो 16 महीने मिल बैठकर हुकूमत चलाते रहे, एक दूसरे की खूब गीत गाते रहे, वो आज एक दूसरे के खिलाफ है, आज एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे कि उसकी हुकूमत की वजह से हुकूमत फेल होकर। भाई तो उस वक्त इस्तीफा दे देते ना, क्यों चलाया था फिर? अगर नहीं चल रहा था तो उसी वक्त इस्तीफा देते, घर चले जाते, ताकि दूसरे पे तो आपके जो इल्जाम आज जो लगा रहे वो इल्जाम सही तो निकलता। अब यही तो बदकिस्मती है डॉक्टर साहब कि जिस मुल्क के इदारों का पता आपको न हो, जिस मुल्क में चोर और डाकू का तमीज न हो, जिसमें पकड़ने वाले के और पकड़वाने वाले के दोनों का एक ही तरह के तराजू हो, और जिसका कोई इल्म न हो कि ये समंदर में तो डूब गया लेकिन पता नहीं लगा किस तरफ से निकल गया और किधर चला गया। आज आप मुझे बता रहे कि डॉलर का क्या पे स्मगलिंग शुरू हो गया, क्या मनी एक्सचेंजर वालों ने फिर अपना काम शुरू किया, क्या वो जो करप्शन वाली थी उसने फिर करप्शन शुरू किया, तो फिर वो हमारे इदारे फिर क्या कर रहे कि जो कह रहे थे कि हम कंट्रोल कर लेंगे। इसका ये मतलब है कि वो आए और उनने अपना हाथ अपना काम शुरू कर दिया। मेरे ख्याल में मिलजुल हो गए और मिलजुल से काम खाना पीने शुरू हो गया, ऐसे लग रहा है डॉक्टर साहब। मुझे तो इसके अलावा तो कोई चीज नजर नहीं आ रही है। मुझे तो ये एक चीज नजर आती है कि शायद लोगों का और आप जैसे और हम जैसे लोगों का था कि चलो यार ये पकड़ दकड़ शुरू हो गई है, जो स्मगलर थे, ये जो ईरानी तेल आ रहे थे हमारे मुल्क में, या जो वहां पे जितने भी लोग सियासतदान थे या हमारे ब्यूरोक्रेसी के लोग थे या हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे, वो सारे पकड़े जाएंगे। पकड़ा कोई नहीं। अच्छा सर, अब यहाँ पर एक सवाल पूछ के मैं आगे जाता हूँ। मुझे ये बताएं सर, ये जो इलेक्शन होगा और इलेक्शन में सब सारी सियासी जमातों का आपने चट्टा कट्टा खोल दिया, बता भी दिया। अब मुझे ये बताइए सर, किसी के पास रोड मैप तो है नहीं, ठीक है ना, किसी के पास भी नहीं है कि हमने पाकिस्तान को मईशत से किस तरह छुटकारा देना है और आवाम के मसाइल किस तरह हल करने, किसी के पास नहीं है सर। मसवा ये कि टैक्स नेट बढ़ाएंगे तो एक्सपोर्ट कम करेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो इंपोर्ट कम करेंगे, तो आवाम की बेरोज़गारी पे असर करेंगे, थोड़ा सा बिजली के ऊपर तवज्जो देंगे, लेकिन कैसे करेंगे कुछ नहीं है। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या अगले इलेक्शंस में आवाम को वोट डालते हुए देख रहे हैं आप सर? बस मुझे इस वक्त डॉक्टर साहब, इस वक्त जो मुझे चीज नजर आ रही है, लोग मायूस हो चुके हैं। जिसके लिए वो वोट डालते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं। मैं आजकल अपने इलाके में हूँ, मैं देख रहा हूँ जिस तरह का इलेक्शन आते थे, लोग जोश खरोश से निकल आते थे, लोग हर एक पॉलिटिकल पार्टीज भी कोशिश करती थी, उनके वर्कर भी कोशिश थे, वो चीज नहीं है। हर एक मायूसी का शिकार है, पता नहीं है कि क्या होगा, इलेक्शन होगा भी कि नहीं होगा और कैसे इलेक्शन होगा। ये यहाँ पे एक हमारी एक ऐसी बीमारी आ गई कि जिस तरह बीमारी हमारी वो आई थी ना कि जी वो सर 1000 पॉलिटिशियंस को जिनके ऊपर अच्छे वो नहीं है, उन तमाम को रोक दिया जाए आइंदा इलेक्शन से और नए लोगों को इलेक्शन लड़ने का इख्तियार दिया जाए। एक लाइन की गुफ्तगू सर, कुछ तो बेहतरी आएगी। सर मैं आपको एक बात बता दूं, ये खुला छोड़ देना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। ये अवाम खुद उनका एहतिसाब कर लेंगे, क्योंकि ऐसे सूरत हाल जो मुझे नजर आ रही है ना जी, आप वाली बात है कि पता नहीं कोई लोग जाएगा भी कि नहीं जाएगा वोट डालने में, कितने लोग वोट में जाएगा डालने जाएगा। मेरे ख्याल में ये सबसे कम तरीन हमारे पाकिस्तान में इलेक्शन होगा कि लोग वोट डालने नहीं जाएंगे। चलिए बड़ी बात कर दी, वरना पाकिस्तान में सर 500 प्लेट बिरयानी पे लाइन लग जाती है सर जल्द से जुलूस की वोटों की। बहरहाल जनाब क्या कहते हैं आप इसके ऊपर जफर अली शाह साहब? इलेक्शन पे जी सर, मेरा सवाल ये है कि क्या डॉक्टर साहब, हाँ जी बोले आप फरमा रहे थे रोड मैप ये वो सारी बातों को छोड़ दें, बड़ी एक सिंगल किसी वक्त तो कोई दयानतदारी से नेक नीति से लोगों बेचारों को जो राइट है उनको वोट डालने का, वो पहले आजादी से ईमानदारी से उसको वोट डालने तो दें जो वोट। और मेरा ये बिलीव है कि कलेक्टिव विजडम डॉक्टर साहब कभी गलत नहीं होती। कलेक्टिव विजडम, सिंगल विजडम गड़बड़ हो सकती है, 4, 10, 15 आदमियों की विजडम गड़बड़ हो सकती है। जमातों का अभी आप जिक्र कर रहे हैं कि मास भाई एक जमात के बाकी सारी जमातों
16 महीने हुकूमत कर ली, उन्होंने अपने मुकदमे खत्म कर दिए, उन्होंने अपनी अदालतों से, ये तो तहस नहस हो गया हमारे मुल्क के जो वो 3 बड़े अदारे होते हैं जो आईनी, जिनको कहते हैं अदलिया है, ये कानून साज है, ये इंतजामिया है, तीनों के तीनों गर्क हो गए हैं। डॉक्टर साहब, खुदा की कसम से दिल फट गया है कि जिस मुल्क का आईन ही ना हो, जिस मुल्क के तीनों अदारे जिन पर मुल्क खड़े होते हैं वही गर्क हो गए हो, तो किसको ढूंढ रहे हैं आप? कौन सा नक्शा ढूंढ रहे हैं आप माशाल्लाह आपकी बड़ी आवाज है, आप साफी लोग हैं। मैं तो पहले भी इसीलिए मैं गिला कर रहा हूं आपको कि पाकिस्तान की आवाम अपने इस जो निजाम है इसका साफत का, उससे भी खुश नहीं है। अरे सर, करना क्या है? होना क्या चाहिए सर? 2 मिनट आपके पास है, होना क्या? बताया तो है आपको, क्या हो कि अगर आपकी आवाज जाती है या कोई सुनता है आप, तो उसके पांव पड़ जाए। हम भी पांव पड़ते हैं। क्या करें? कि खुदा के लिए 25 करोड़ लोगों को, उनको उनकी राय ले लो, वो क्या कहते हैं दयानतदारी से। लेकिन यहां पर खौफ नहीं खा रहा, लालच नहीं खत्म हो रहा, अपने मुकदमों के और अपने जो उनकी करप्शन है उस लूट खसूट को छुपाने के चक्कर में है, कोई मजीद लूटने के चक्कर में है, कोई किस चक्कर। ये आप निगरान ले आए हैं, आप ठीक फरमा रहे थे कि ये इतने अरबों रुपए का उन्होंने तरक्याती फंड जारी कर दिए हैं। क्या इलेक्शन कमीशन को ये बात नजर नहीं आ रही कि ये इलेक्शन के दिनों में ये काम नहीं हुआ करते? लोकल बॉडी में किसी यूनियन काउंसिल के मेंबर को नाली नहीं बनाने दी जाती कि ये इफेक्ट करेगा इलेक्शन को खराब करेगा ये बात। लेकिन यहां पर तो दिन दहाड़े पता नहीं क्या क्या हो रहा है। वो काकड़ साहब है, भागते हुए एक सीढ़ी पे चढ़ते हैं, भागते हुए कभी चीन जाते हैं और भागते हुए यूनाइटेड नेशन में, जहां के पूरी दुनिया की अक़वाम बैठी होती हैं। वो क्या अंधे थे, उनकी आंखें नहीं है? वो क्या वो नहीं समझ सकते ये कौन बोल रहा है, किस मुल्क का नुमाइंदा है? ये कोई मैंडेट नहीं है उनके पास। अभी बेचारे को आए हुए 3-4 महीना नहीं हुआ, लेकिन इंटरव्यू देने लगे हैं सर। वो कोशिश तो कर रहे हैं ना, 12 इंटरव्यू देते हैं सर, वो बड़ा सॉलिड इंटरव्यू देते हैं। और वो लम्स में इत्तेफाक से चले गए, वो नौजवानों के सामने चले गए एक दफा लम्स। उन्होंने मेरा बेटा भी वहाँ उनकी ठीक दुर्गत की। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे ने भी वहाँ सवाल, उन्होंने ठीक दुर्गत की उनकी। आप इंटरव्यू के लिए एक अलग वजारत बना दें, उसमें भेज दें उनको। चलो मियां आतिक से पूछते हैं। मियां आतिक साहब क्या कहते हैं सर? क्या कहते हैं सर, क्या कहते हैं? जी सर, बिल्कुल मैं तो एक ही बात कहूंगा कि सर जो आने वाला इलेक्शन है और जो लोग भी इलेक्शन लड़ेंगे वो तो चाहेंगे अच्छा है कम से कम वोट दें, ताकि वो ये कह सके कि हम तो मुंतखब नुमाइंदे हैं, भले वो जितने भी वोटों से आए हैं। दैट्स व्हाट मेरी अपनी सोच ये बताती है जी। और दूसरा, वो ये शायद उनको सूट भी करेगा जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में 600-700 वोटों से भी MNA बने। नाम लेना अच्छी बात नहीं है, जब आप चाहें रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा। सिर्फ 600-700 वोट, टोटल वोट डॉक्टर साहब MNA के लिए कास्ट हुए हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको रिकॉर्ड निकाल कर भेज दूंगा, आप नेक्स्ट प्रोग्राम में जरूर दिखा दीजिएगा। तो जहां पर ये हाल हो वहां सर फिर अगर आवाम, मैं तो ये कहता हूं कि शायद ये जो आवाम के अंदर एक रिजेंटमेंट आ रही है, ये हमें किसी दूसरी तरफ लेकर जा रही है। और अगर इलेक्शन को बेहतर बनाना है तो ज्यादा से ज्यादा आवाम को सामने आना पड़ेगा। लेकिन सर हमने दुनिया में नहीं देखा, आप मुझे कोई दुनिया की मिसाल दें जहां 40 साल से जो सियासत कर रहा है वो आज भी मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का ही कैंडिडेट है। हालांकि दुनिया में जो है वो नए नए लोग आ चुके होते हैं सर। लेकिन नए आने में तो कोई एतराज नहीं कर रहा, लेकिन हमारे मुल्क का नस्लें पाल रहे हैं, हमारे मुल्क का निजाम ये है साहब, अभी तो ये कहते हैं हमारी आने वाली नस्लों को बनाई हुई है ना कि मेरे बाद मेरा बेटा और उसके बाद उसका बेटा और आने वाले वक्त में उसका बेटा, चाहे वो अहल है या नहीं है। आज कौम क्यों इस हद तक पहुंची है सर? बिकॉज हमारे लीडरान अहल नहीं है। वी द पार्लियामेंटेरियंस एंड द लीडर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आज हम जहां तक कौम को लेकर गए हैं, मेरी कौम के बच्चों का, नौजवानों का, एक आम लोगों का, गरीबों का,
कतई तौर पर ये उनका कोई कहीं पर कोई कसूर नहीं है। अल्लाह ने उन्हें मुसलमान बनाया, मुसलमान घर में पैदा किया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लेने वाला बनाया, लेकिन बदकिस्मती कि वो लोग आगे नहीं आ सके। और जो आए हैं, मैं आखिरी जुमला कहूंगा डॉक्टर साहब, मरने के बाद भी हिसाब देना है और जिंदगी में भी हिसाब देना है। अल्लाह जिंदगी में भी हिसाब ले लेता है। ये आज वही इज्जतदार लोग बचे हैं। मैं उसमें जाहिद भाई को कहूंगा, शाह साहब है, अपने आप को नहीं रखता कि जो आराम से साइड पे बैठे हैं, कोई इनको देखकर गाली नहीं देता। आई एम वेरी सॉरी, आई डोंट वांट दैट स्टेटस, आई डोंट वांट दैट मनी कि जिसमें मुझे मेरे बच्चों को लोग चौक पे खड़े होकर गालियां दें और हमारे पास कोई जवाब ना हो। डॉक्टर साहब, अल्लाह उस वक्त से बचाए कि आज जूतियां फेंकते हैं, थूक फेंकते हैं, कल को गोलियां मारेंगे, फिर कहां जाएंगे आप? उस तरफ लेकर जा रहे हैं कौम को। अच्छा सर, हमारा निज़ाम जो है वो सर लीडर्स तो पैदा नहीं करता है, वो तो पॉलिटिशियन पैदा करता है। क्योंकि और पॉलिटिशियन जो है वो नेक्स्ट इलेक्शन देखता है, वो तो आपका नेक्स्ट वो सेल्फ सेंटर्ड होता है। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ, तो लीडर्स तो जो है वो आप उसका विजन जो होता है वो नेक्स्ट जनरेशन देखता है, लेकिन हमारा निजाम तो पॉलिटिशियन पैदा करता है जो कि इलेक्शन। तो आज 70 साल में हम कहाँ खड़े हैं? लेकिन कोई उन्हें काम नहीं करने देता। कहाँ पैदा होता है लीडर सर? किसी एक लीडर का नाम तो लगाएं। कौन है लीडर, आप बताएं ना सर। आप कलेक्टिव विजडम की तरफ तो जाएं सर। वो तो बात की बात है ना। इस वक्त तो 45 साल से जो वजीर आजम का कैंडिडेट था वो आज है, मिनिस्टर का जो कैंडिडेट था आज है, चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट था आज है। दुनिया में मुझे बता दें कौन सा मुल्क ऐसा है सर? ये सारे वही हैं जो लेबॉर्टरी में बन रहे हैं। ये पब्लिक की तरफ से नहीं बने, लेबॉर्टरी में बने हुए हैं। अच्छा ये बताए, ये अपना आखिरी, ये जाहिद खान साहब ये कहते हैं कि ये सियासी जमातें नहीं है, ये एक तरह की पब्लिक प्राइवेट पार्टी है सर, बिजनेस करती है। इसलिए सर के देखे जो पॉलिटिकल कंपनी जो चल रही थी, जिसने एक मंशूर था या एक इदारे के तौर पे या एक सियासतदानों के तौर पे जो एक चीज आगे बढ़ा रहा था, वो खत्म हो गया, वो नहीं है अभी। इस वक्त वही एक बस आप जिसको जो भी कह दे, कोई जो भी मर्जी इसको नाम दे दे, इस वक्त हर एक जो बैठे, जिस तरह के उसने कहा कि बाप तो वो तो होते, ये फिर भी पहले भी होते रहे, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत ऐसा होता था कि एक डेमोक्रेसी होती थी उनके अंदर, एक सोचो एक भी चार मिलकर कोई माजी की बात कर रहे हैं सर आप, माजी की बात। आजकल तो हर सियासी जमात ने, हर सियासी जमात ने शॉर्टकट ले चुकी है और वो गेट नंबर 4 के सामने खड़ी है और अपनी वफादारियां उनको गिनवा रही है सर कि हमसे ले ले ज्यादा से। बिल्कुल ऐसे ही है आजकल तो यही है कि वन मैन शो है, वो जो हुक्म करेगा बस ताबे हो, आप तो ठीक है, ताबे न हो तो जाओ अपना काम करो, हम अपना काम चला रहे हैं। ऐसे ही उन्होंने कौम को क्या देना है, जो खुद अपनी छोटे छोटे हलकों के लिए, अपनी कामयाबी के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। उन्होंने लोगों के साथ क्या कर रहा है, यही कुछ कर रहा है जो कर दिया है। लोगों को उन्होंने बिल्कुल मार दिया है। बस अब तो सर किस बात की जमहूरियत सर? ऐसी कौन सी जमहूरियत है जिसमें सियासी जमातें गेट नंबर 4 के सामने लाइन लगा के खड़ी हैं और अपनी वफादारियां बता रही हैं ताकि वहां से उनको अगर सपोर्ट मिल जाए? हालांकि इस दफा अस्करी क़यादत ने सख्ती से कह दिया है कि हम इसमें, हाँ वो कह चुके हैं कि हम अब हलफ और आइन के खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन तब भी वो लाइन लगा के खड़े हुए तमाम सियासी जमातें नहीं। और ये अच्छी बात है कि गेट नंबर 4 वाले फिर भी मान नहीं रहे हैं उनको। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं हम हलफ और आइन पे काम करेंगे। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।